हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अपने वाले कोडर्स। तो यार ये हमारे ऊप स्कोर का लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें हम देख रहे होंगे कि कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं और उनको इम्प्लीमेंट कर देख रहे होंगे। तो बिना किसी देरी के अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यार इसी के साथ वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि हम इस वीडियो में क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो यार सबसे पहले हम देखेंगे कंस्ट्रक्टर होते क्या है, कि ये कितने टाइप्स के होते हैं, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं और कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या होता है। और यार लास्टली हम देखेंगे शैलो कॉपी और डीप कॉपी क्या होती है। तो यार सबसे पहले देख लेते हैं कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं। तो यार आपको पता होगा कि हम जब भी वेरिएबल इनिशियलाइज करते हैं तो उसे हम कैसे करते हैं। हम वेरिएबल्स बना लेते हैं, इंट ए इक्वल टू साइन लगा के हम लिख देते हैं 10। तो हमने ये एक वेरिएबल इनिशियलाइज कर दिया। तो यार बस यही होता है कंस्ट्रक्टर। ये एक वेरिएबल इनिशियलाइज हो गया और जब हम एक कंस्ट्रक्टर लिखते हैं तो हम एक ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करते हैं। हमें एक ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए कंस्ट्रक्टर बनाना होता है। तो यार अब सबसे पहले देखते हैं कि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है। तो यार हम जब भी कोई क्लास बनाते हैं, जब भी कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं उस क्लास का, तो हमारा एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बाय डिफ़ॉल्ट कॉल हो जाता है जब भी हम बनाते हैं क्लास। अभी तक हमने उसे लिखा नहीं है, इसलिए हमने उसे देखा नहीं। अब हम आज उसे देखेंगे। तो बनाते हैं अब एक क्लास। उससे पहले बॉयलर प्लेट कोड लिख लेते हैं यार। तो मैंने लिखा हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी और इंट मैन और यहाँ पे रिटर्न 0 लगा के हमने हमारा बॉयलर प्लेट कोड लिख लिया है। अब हम लिखते हैं एक क्लास। तो यार क्लास का नाम रख लेते हैं हम क्लास, फिर डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। हमने ये क्लास का नाम लिख दिया और ओपन करली ब्रेसेस और क्लोज करली ब्रेसेस और ये बन गई हमारी क्लास सेमीकोलन लगा के। ठीक है, अब हम देखेंगे डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर लिखने से पहले हम उसकी कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं, जिसमें सबसे पहली है कि ये कोई रिटर्न टाइप नहीं रखता। ना आप इसे इंट दे सकते, ना आप इसे वॉइड दे सकते, और इसका नाम जो रहेगा वो क्लास के नाम पर ही रहेगा। अगर हमारे केस में डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है हमारी क्लास का नाम, तो इसी को हम एक फंक्शन बनाएंगे जो कि कहलाएगा कंस्ट्रक्टर फंक्शन, जो कि स्पेशल टाइप का फंक्शन है जिसमें कोई रिटर्न टाइप नहीं लिखा जाता। तो अब बना लेते हैं हमारा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। उसके लिए हम क्या करेंगे यार, सबसे पहले इसमें लिख लेते हैं पब्लिक सेक्शन में ही बनाओगे आप हमेशा आपका कंस्ट्रक्टर। तो अब लिखते हैं कंस्ट्रक्टर का नाम जो कि है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। इसमें यार पहले कुछ वैल्यू रख लेते हैं, वेरिएबल्स रख लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं इंट ए एंड इंट बी और अब लिख लेते हैं हम इसे। अब हमने लिखा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर फंक्शन का ब्रैकेट और ओपन करली ब्रेसेस क्लोज करली ब्रेसेस, और ये बन गया हमारा कंस्ट्रक्टर फंक्शन, जो कि एक स्पेशल टाइप का फंक्शन है। अब आप इसमें देखो तो यार हमने इसे कोई भी रिटर्न टाइप नहीं दिया, क्योंकि ये कोई रिटर्न टाइप नहीं लेता। इस फंक्शन में यार एक स्टेटमेंट लिख देते हैं जो कि है सी आउट कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड एंडर। अब हम बनाते हैं एक ऑब्जेक्ट। तो हमने लिखा ऑब्जेक्ट बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, हम क्लास का नाम लिखते हैं जो कि हमारे केस में है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, और एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं सी नाम से। ये बन गया हमारा ऑब्जेक्ट। अब यार अगर हम इस प्रोग्राम को रन करें तो हम देखेंगे कि ये जो हमने फंक्शन में लिखा है ना कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड, तो ये आपको हमारी कंसोल पे दिख जाएगा। क्योंकि यार जब भी हम क्रिएट करते हैं कोई ऑब्जेक्ट तो वो बाय डिफ़ॉल्ट कॉल हो जाता है। ये अभी तक हमने नहीं देखा था, लेकिन अब हम देखेंगे। अब हम इसे कर देते हैं रन। तो हमने इसे किया रन और देखो आप देख सकते हो कि यहाँ पे लिखा आ रहा है कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड। हमने कॉल नहीं किया, लेकिन ये खुद ब खुद कॉल हो गया, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट कॉल हो जाता है। ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो होता है ना, ये हमारी क्लास में पहले से ही बना होता है जो कि कॉल हो जाता है।
जब भी हम कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। ये जो हमने यार ऑब्जेक्ट बनाया है ना, ये हमने स्टैटिकली अलोकेट किया है, मतलब इसे हमने स्टॉक मेमोरी में अलोकेट किया है। अगर हम चाहें तो हम इसे हीप में भी करा सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए आपको पता है कि हम पॉइंटर का यूज़ करते हैं। तो हम लिखते हैं डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर और स्टार डी रेफरेंस ऑपरेटर है इसे, इसका नाम है। और अब लिखते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर लगा के न्यू डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अब इसमें यार दो चीज़ें आई हैं, एक तो ये न्यू आया है और हमने फिर से हमारे कंस्ट्रक्टर का जो नाम है वो लिख दिया है। इसका मतलब क्या है, हमने इसका मतलब बताया है कंपाइलर को कि भैया हमारा ये जो डी है ना, इसे अलोकेट कर दे तू हीप में। जो न्यू कीवर्ड है हमारा, ये हमें एड्रेस ला के दे सकता है जो हीप में हमें हमारे ऑब्जेक्ट के लिए मिलेगा। तो ये न्यू कीवर्ड जो होता है ना, वो हमें मेमोरी अलोकेट करा देता है हीप में। तो हमने इसलिए इसे यहाँ पे लिखा है। और ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या बताता है, ये बताता है कि भैया हमें डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर टाइप के लिए जगह चाहिए, मतलब जितनी जगह हमारे डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो कि हमारी क्लास है उसे चाहिए ना, उतनी जगह हमें दे दो। तो इन दोनों लाइनों का मतलब यही है, ठीक है। अब अगर हम हमारे स्पेशल टाइप के फंक्शन में जाएं और यहाँ पे हम दो वेरिएबल्स लिख लें a एंड b, ये वही वेरिएबल्स हैं जो हमने ऊपर बनाए हैं हमारे डेटा मेंबर, और इनमें वैल्यू रख दें 10 एंड 20। और अगर हम इन्हें अब हमारे मेन फंक्शन में कॉल करके देखें तो हमारा ये जो है ना 10 एंड 20 ये प्रिंट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं हमारे हीप मेमोरी में, इन्हें एलोकेट करा के देखते हैं। तो हमने लिखा सी आउट दिस ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड इन हीप मेमोरी। और अब लिख लेते हैं डी रेफरेंस ऑपरेटर, हमारे ऑब्जेक्ट का नाम, ब्रैकेट लगा के और डॉट ऑपरेटर लगाकर हम हमारे डेटा मेंबर का नाम लिख देते हैं जो कि है ए और एंड एल। और इसी तरह इसी को कॉपी कर लेते हैं और नीचे लिख देते हैं सी आउट दिस ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड इन हीप मेमोरी। और यहाँ पे हम लिख देते हैं डी एरो एंड बी जो कि हमारे डेटा मेंबर का नाम है, और यहाँ लिख देते हैं एंड एल। अब यार देखो, आप हमने जो ऊपर की जो लाइन है उसमें लिखा है डी रेफरेंस ऑपरेटर और हमारे ऑब्जेक्ट का नाम, और डॉट लगा के हमने हमारे डेटा मेंबर का नाम लिख दिया। लेकिन नीचे हमने लिखा है कि डी और एरो लगा के हमने हमारे डेटा मेंबर का नाम दे दिया जो कि हमारा सेकंड डेटा मेंबर है। यार दोनों बातों का मतलब सेम ही है। आप जब भी डायनामिक मेमोरी में कुछ भी अलोकेट करते हो ऑब्जेक्ट के लिए, तो आप एरो लगा के कर सकते हो, या फिर आप डी रेफरेंस ऑपरेटर और ऑब्जेक्ट लगा के डॉट ऑपरेटर का यूज़ कर सकते। दोनों बातों का मतलब सेम ही है। और अब हम स्टॉक मेमोरी में जो हमने अलोकेट किया था उसके लिए प्रिंट करते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम सी आउट और डबल कोड ए और फिर सी डॉट ए एंड एल, और इसी तरह इसी कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे अकेले बी लिख देते हैं और यहाँ पे सी डॉट बी लिख देते हैं और एंड एल। और अगर अब हम इसे प्रिंट करें, इसे अगर हम अब रन करें हमारे प्रोग्राम को, तो हमें इन दोनों ऑब्जेक्ट्स जो कि एक हमने हीप में अलोकेट किया और दूसरा हमने स्टॉक में अलोकेट किया, दोनों ऑब्जेक्ट के वैल्यूज जो आएंगी वो सेम ही आएंगी, क्योंकि हमने सेम डेटा मेंबर को दोनों ऑब्जेक्ट से कॉल किया है। अब देखते हैं, इसे रन करते हैं और रन करके देख लेते हैं। तो जैसे हमने रन किया और अब आप यहाँ पे देखोगे कि दोनों के, या सबसे पहले आया हमारा कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड, ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ आ गया दिस ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड इन हीप, और हमारी वैल्यू आ गई 10, और सेकंड के लिए भी आ गई 20, और ये स्टॉक में मेमोरी में जो हमने एलोकेट किया था हमारे ऑब्जेक्ट को वो भी आ गया। तो यार बस यही होता है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अभी तक हमने इसे नहीं देखा था, आज हमने इसे देख लिया।
अब हम आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं हम पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। ठीक है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाने से पहले यार हम इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो यार पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होता क्या है? तो ये यार कुछ नहीं होता, हमारे डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर की तरह ही होता है, बस इसमें हम पैरामीटर पास कर देते हैं एज एन आर्गूमेंट। तो बस यही होता है पैरामीटर कंस्ट्रक्टर, और कुछ नहीं यार। ये भी एक फंक्शन ही है स्पेशल टाइप का, जो कि हमारे पैरामीटर लेता है और उसके बेसिस पे हमारा रिजल्ट हमें देता है। ठीक है, अब हम इसे इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। उससे पहले यार हमारा ये जो कोड है ये हम हटा देते हैं, जिससे कि आपको अच्छे से समझ आए। तो हमने इसे डिलीट कर दिया और अब हम लगा लेते हैं बॉयलर प्लेट कोड। तो यार मैंने ना एक एक्सटेंशन डाउनलोड कर रखा है हमारे विजुअल स्टूडियो कोड में, जो कि है बॉयलर प्लेट CPP। तो यार आप भी कर सकते हो, आप कर लेना, मेरे में डाउनलोड है। तो मैं इसे लगा लेता हूँ। तो मैं इसके लिए लिखूँगा IO और एंटर मारूंगा, तो देख सकते हो आप मेरा बॉयलर प्लेट कोड आ चुका है। अब मैं बनाऊंगा एक क्लास। अब मैं क्लास किस नाम से बनाऊंगा? मैं बनाऊंगा पैरामीटराइज्ड। तो मैंने लिखा क्लास पैरामीटराइज्ड, ओपन कर्ली ब्रेसेस, क्लोज कर्ली ब्रेसेस और सेमीकोलन। ये बन गई हमारी क्लास। अब हम इसके यार प्राइवेट सेक्शन में कुछ डेटा मेंबर रख देते हैं, जैसे कि मैंने लिख दिया int x and y। और यार इसके पब्लिक सेक्शन में हम बनाएंगे हमारा कंस्ट्रक्टर। तो यार मैंने आपसे कहा भी था कि कंस्ट्रक्टर हम हमेशा पब्लिक सेक्शन में ही बनाएंगे। ठीक है, तो हमने लिखा क्लास का नाम जो कि है पैरामीटराइज्ड, और इसमें यार आर्गूमेंट देना है हमें, क्योंकि ये एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है। तो हमने इसमें लिख दिया int x1 एंड int y1। और यार इन आर्गूमेंट को, इन पैरामीटर्स को हम हमारे जो डेटा मेंबर हैं हमारी क्लास के, जो कि है x एंड y, उनमें असाइन कर देंगे। तो हम इन्हें असाइन कर देते हैं यार। हमने लिखा x असाइनमेंट ऑपरेटर x1 एंड y असाइनमेंट ऑपरेटर y1। और अब हमें इन्हें एक्सेस करना है अगर हमारे मेन फंक्शन में, तो हमें बनाना पड़ेगा गेटर फंक्शन। तो हम बना लेते हैं। तो हमने लिखा int get x एंड इससे रिटर्न करा लेते हैं हमारा x, रिटर्न x। यार मैंने बताया भी था कि इसमें ना हम या तो प्रिंट करा सकते हैं या कोई चीज़ रिटर्न करा सकते हैं। ठीक है, और एक और बना लेते हैं यार, क्योंकि हमारे दो डेटा मेंबर हैं, दोनों के लिए एक एक गेटर फंक्शन बना लेते हैं। तो हमने लिखा int get by और इससे रिटर्न करा लिया रिटर्न by। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे मेन फंक्शन में और बनाते हैं एक ऑब्जेक्ट। तो हमने यार ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हमने लिखा पैरामीटराइज्ड P1, और यार हमने हमारे कंस्ट्रक्टर में जो आर्गुमेंट दिए हैं हमें उनकी वैल्यूज़ देना होगा यहाँ पे, क्योंकि वो एक फंक्शन है और फंक्शन कॉल करने के लिए उसमें जो भी पैरामीटर होते हैं उन्हें की वैल्यू या उसकी जगह पे दूसरी आर्गुमेंट हमें देना होता है। तो हम यहाँ पे वैल्यू देंगे 10 एंड 20। ठीक है, अब ये तो हमने कर लिया स्टैटिकली, हमने इसे हमारी स्टैक मेमोरी में अलोकेट करवा दिया हमारे P1 ऑब्जेक्ट को। लेकिन अगर हम हीप मेमोरी में कराना चाहें तो वो भी हम करा सकते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं हमारी क्लास का नाम जो कि है पैरामीटराइज्ड और हमारा पॉइंटर जो कि है डी रेफरेंस ऑपरेटर स्टार, और अब लिखते हैं हम ऑब्जेक्ट का नाम जो कि हम रखने वाले हैं P2, और हम असाइनमेंट ऑपरेटर लगा के न्यू कीवर्ड लिखते हैं जो कि हमें एड्रेस दे देगा हमारी जो भी लोकेशन होगा उसका, जो हमें जगह मिलेगी हमारी हीप मेमोरी में, उसका जो एड्रेस होगा वो हमें ये न्यू कीवर्ड दे देगा जो असाइन हो जाएगा हमारे P2 ऑब्जेक्ट में। और यहाँ पे लिख देंगे हम हमारी क्लास का नाम, क्योंकि हमें जितनी जगह चाहिए होती है, मतलब जिस डेटा टाइप के लिए जगह चाहिए होती है उसी को हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो हमने लिख दिया पैरामीटराइज्ड और इसमें दे दिया आर्गुमेंट 10 एंड 20। ठीक है, अब इसे हम करा के देख लेते हैं प्रिंट। तो हमने लिखा cout दिस ऑब्जेक्ट आर लोकेटेड इन हीप मेमोरी, और इसमें कर दिया हमने P2 एरो एंड गेट एक्स कॉलन, और cout दिस ऑब्जेक्ट आर लोकेटेड इन हीप मेमोरी
और इसमें लगा दिया हमने P2 एरो और गेट बाय और सेमीकोलन। और अब हम हमारी जो स्टैक मेमोरी है उसमें उसे भी प्रिंट करा लेते हैं यार, उस ऑब्जेक्ट को भी। तो हमने लिखा cout p1.x इक्वल टू, ये डबल कोड में लिखना है हमें, और फिर हम लिखेंगे p1.getx जो कि हमारा प्रिंट हो जाएगा, जो रिटर्न आएगा हमारा। और फिर लिखेंगे हम p1.by इक्वल टू, और फिर हम यहाँ पे लिखेंगे p1.getby, जो बाय रिटर्न आएगी वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी यार। और यार अब हमारा बन गया पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, हमारी क्लास तैयार है, हमने मेन फंक्शन में कॉल भी कर लिए। अब हम इसे करके देखते हैं रन, देखते हैं क्या आउटपुट आता है। तो यार आउटपुट आया है यार, देखो जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसा ही आउटपुट आया है। यहाँ पर लिखा है दिस ऑब्जेक्ट अलोकेटेड इन हीप मेमोरी और 10 आ गया, और हमने 20 के लिए कॉल किया, हमारा गेट फंक्शन 20 आ गया। और हमने स्टैटिकली जो अलोकेट किए थे वो भी 10 एंड 20 आ गए। p1.x इक्वल टू 10 आ गया, p1.by इक्वल टू 20 आ गया। तो यार यही होता है हमारा कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। ठीक है, इसमें यार उसमें कोई डिफरेंस ज़्यादा नहीं है, बस उसमें हम कोई आर्गूमेंट नहीं देते, इसमें बस आर्गूमेंट दे देते, इतना ही डिफरेंस होता है, बस दोनों सेम ही रहते हैं। और ये क्या है ना, ये बाय डिफ़ॉल्ट कॉल नहीं होता, जो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट कॉल होता है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है, लेकिन ये नहीं होता। अब हम देखते हैं यार एक और कंस्ट्रक्टर, जैसे हम बोलते हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर। जैसा कि यार नाम से ही जाहिर है कि कॉपी कंस्ट्रक्टर कुछ कॉपी करेगा, तो बस यार ये कॉपी ही करता है, पर ये ऑब्जेक्ट्स की कॉपी करता है। तो अब इसकी ना इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे हम। तो चलो बढ़ते हैं और इस कोड को डिलीट कर देते हैं, क्योंकि यार आपको अच्छे से समझ में आ जाए, इसलिए हम एक नया कोड बना लेते हैं। ठीक है, तो इस कोड को हमने कर दिया डिलीट, और अब लिखेंगे हम नया कोड। अब लगा लेते हैं बॉयलर प्लेट कोड, और उसके लिए हमने लिखा IO और एंटर मार दिया, तो ये लग गया हमारा बॉयलर प्लेट कोड। अब बना लेते हैं एक क्लास, तो उसके लिए हमने लिखा क्लास कॉपी कंस्ट्रक्ट, ये हमारी क्लास का नाम है। ओपन कर ली ब्रेसेस, क्लोज कर ली ब्रेसेस और सेमीकोलन, ये बन गई हमारी एक क्लास जिसका नाम है कॉपी कंस्ट्रक्ट। इसके प्राइवेट सेक्शन में हम रख लेते हैं दो डेटा मेंबर, तो लिखते हैं प्राइवेट और इंट एक्स एंड बाय। तो हमने दो डेटा मेंबर रख लिए हमारी क्लास में। अब इसके पब्लिक सेक्शन में यार हमें पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर की ज़रूरत पड़ने वाली है, तो हम वो लिख लेते हैं। तो हमने लिखा कॉपी कंस्ट्रक्ट इंट x1 दे दिया एज एन आर्गूमेंट, इंट y1 दे दिया, और इसके अंदर एक स्टेटमेंट लिख दिया cout पैरामीटराइज्ड, ताकि हमें पता चल जाए कि ये कौन सा फंक्शन है। तो और इसके जो डेटा मेंबर हैं उसमें हमने डाल दिया x1 और y में डाल दिया y1। अब बनाते हैं हमारा कॉपी कंस्ट्रक्टर। तो कॉपी कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए हम लिखेंगे क्लास का नाम जो कि है कॉपी कंस्ट्रक्ट, और यहाँ पर लगा देते हैं कॉपी कंस्ट्रक्ट बाय रेफरेंस P1। ये P1 क्या है, ये बाय रेफरेंस क्यों लिया है वो अभी हम डिस्कस करेंगे। और इसके अंदर हमने लिख दिया एक स्टेटमेंट जो कि है cout कॉपी कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड और एंड लाइन, और इसे अब हमने x में असाइन कर लिया p1.x, y में असाइन कर लिया p1.by, जो कि हमारे p1 ऑब्जेक्ट के डेटा मेंबर है। ठीक है, और अब बना लेते हैं गेटर फंक्शन जो कि हमारे x एंड y को रिटर्न करेंगे, जिससे हम इन्हें कॉल करेंगे हमारे मेन फंक्शन में। तो अब बना लेते हैं इंट गेट x रिटर्न x, इंट गेट y और रिटर्न y। और अब आते हैं हम हमारे मेन फंक्शन में और यहाँ पे बनाते हैं ऑब्जेक्ट्स। तो सबसे पहले हम हमारे पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर के लिए बना लेते हैं ऑब्जेक्ट। तो हमने लिखा कॉपी कंस्ट्रक्ट P1, और इसमें यार हमने आर्गुमेंट दिए हैं तो इसमें वैल्यू देना होगा हमें। तो वैल्यू दे दी हमने 10 एंड 15 एंड, और दूसरा ऑब्जेक्ट बनाते हैं हम कॉपी कंस्ट्रक्ट P2, और इसमें डाल देते हैं P1 की वैल्यू जो कि
हमारे P1 ऑब्जेक्ट की जो भी वैल्यू जो है 10 एंड 15 वो सारी हमारे P2 में हमने असाइन कर ली। अब हम P1 और P2 को प्रिंट करा के देखते हैं। तो हमने लिखा cout P1.x और P1.get कॉल कर दिया और P1.by और P1.getby कर दिया सेमीकोलन। और अब हम लिखते हैं P2 के लिए, तो हमने लिखा cout P2.x एंड अब लिखते हैं P2.getx और P2.by P2.getby और सेमीकोलन। अब यार हमारा फंक्शन तैयार है, हमारी क्लास तैयार है। अब हम इसे रन करके देखते हैं क्या आता है। तो हमने इसे रन किया, तो अब देखते हैं क्या आंसर हमें मिलता है, क्या आउटपुट हमारा आता है। ये रन हो रहा है यार। तो अब हम देखेंगे कि इसका आउटपुट क्या आएगा। तो हमारा आउटपुट आया है जैसा कि हम सोच रहे थे। पहले हमारा पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ और फिर हमारा कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, जिसमें हमारी वैल्यूज आई हैं P1.x इक्वल टू 10 आई है, P1.y इक्वल टू 15 आई है। और ये दोनों बार जो हमने P1 ऑब्जेक्ट के लिए और P2 ऑब्जेक्ट के लिए कॉल किए थे, दोनों की वैल्यूज सेम आई हैं। ये कैसे हुआ? ये हमने यार लाइन नंबर 37 पे हमने किया था कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल, और जिसमें हमने P2 ऑब्जेक्ट के लिए P1 ऑब्जेक्ट की वैल्यू असाइन की थी। तो यहाँ से हमारा कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया और हमारे P1 ऑब्जेक्ट की सारी वैल्यूज P2 में असाइन हो गई। और इसीलिए हमने ये फंक्शन बनाया था जिसमें हमने बाय रेफरेंस हमारा ऑब्जेक्ट जो कि P1 ऑब्जेक्ट था वो हमने असाइन किया था, और उसकी वैल्यू कहाँ चली गई? उसी में चली गई। मतलब जो भी कॉपी कंस्ट्रक्ट टाइप की जो भी दूसरा ऑब्जेक्ट बना था उसी में वो चला गया। तो बस यार ये हो गए हमारे 3 मेन और बहुत ही इम्पोर्टेंट कंस्ट्रक्टर। अभी एक और कंस्ट्रक्टर होता है यार जो कि होता है वर्चुअल कंस्ट्रक्टर। वो जब हम इनहेरिटेंस पढ़ रहे होंगे तब हम उसे पढ़ेंगे। अब यार शैलो कॉपी और डीप कॉपी यार क्या होती है, ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, क्योंकि यार ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है तो ज़्यादा लेंथ हो जाएगी वीडियो की, इसलिए इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे शैलो कॉपी, डीप कॉपी। ठीक है, तो तब तक के लिए यार वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर लें, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वन।